हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लेसन 4 परमाणु की संरचना को स्टडी कर रहे हैं। आज की वीडियो से पहले हमने जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को स्टडी किया है। तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें इन वीडियोस को देखिए। और इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसको हिंदी में देखते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है। तो जैसा कि हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार देखा कि परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होने चाहिए, लेकिन फिर भी परमाणु जो है वह स्थिर है, तो उसका यह अस्तित्व कैसे संभव है। अब रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे कि वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोर ने इन कमियों को दूर करते हुए परमाणु के मॉडल को सिद्ध किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो रदरफोर्ड के अनुसार अगर ये बीच में नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति कर रहा है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी या ऊर्जा कम होती जाती है और वह उसके नाभिक के केंद्र में ही जो है वापस उसके अंदर आ जाता है, यानी कि जो परमाणु है वह स्थायी नहीं है। लेकिन ये माना गया कि परमाणु जो है वह स्थायी है और नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए बोर के परमाणु मॉडल को प्रतिस्थापित किया। और इस नील्स बोर के परमाणु मॉडल की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल एक विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें कि हम इलेक्ट्रॉन या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये अगर बीच में नाभिक है तो उसके चारों तरफ कुछ ऊर्जा के स्तर होते हैं, जिनमें ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वह उसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, वह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर एक कक्ष से दूसरे कक्ष में कूदते हैं। अब इन कक्षों को नाम दिया गया है, पहला है के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एन। तो अगर हमें एन अगर कक्ष की संख्या है तो अगर हम सूत्र लगाते हैं 2n², तो यहाँ से हमें प्रत्येक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है वह ज्ञात हो सकता है। एन जैसे 1 है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1² यानी कि 2। तो हमारे के कक्ष के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके पश्चात अगर हम एल में देखें, एल कौन सा कक्ष है? दूसरा कक्ष है। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं 2 × 2², तो ये हमारा हो जाएगा 8, यानी कि एल के अंदर मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इस तरह से हम एम और एन के अंदर भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष को संयोजक कक्ष कहते हैं और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जैसा कि अभी हमने 2n² से कैलकुलेट किया कि किस तरह से हम KLMN में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन भी एक अवपरमाणु कण है, जिसकी खोज जे चैडविक ने की और इस वैज्ञानिक ने 1932 में इसको नाम दिया, जिसको हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, इसका संकेत n है। और उसने यह भी कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में ही स्थित रहते हैं, अतः परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम नगण्य मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो करीब करीब 0 होता है। अब पहला प्रश्न अगर हम देखें तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल की 2 प्रमुख अवधारणाएं, जैसा कि अभी हमने देखा, 2 प्रमुख अवधारणाएं क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे नाभिक के चारों ओर एक विशेष कक्षाओं में ही चक्कर लगा रहे हैं, जिनको हम ऊर्जा स्तर कह रहे हैं। और इन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है, वह केवल एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में या तो ऊर्जा को सोखकर या ऊर्जा को छोड़कर एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को कैसे दूर किया। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऊर्जा का ह्रास करके या ऊर्जा को छोड़कर नाभिक में ही गिरेगा, लेकिन यह इस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थायी होना संभव नहीं है। रदरफोर्ड का यह मानना था, लेकिन नील्स बोर ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया उस परमाणु मॉडल से यह सिद्ध हो गया। जैसे कि ये दो अवधारणाएं हम देख रहे थे, ये दो अवधारणाएं यही साबित करती हैं कि जो नील्स बोर की ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया। थर्ड प्रश्न है हमारा कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। वो अभी इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा बैक करके देखेंगे, इसमें चित्र अभी हमने बनाया था। और फोर्थ है न्यूट्रॉन क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या है कि इनको वैज्ञानिक चैडविक ने इनकी खोज की थी। इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और ये कहाँ स्थित होते हैं, नाभिक में ही प्रोटॉन के साथ स्थित होते हैं। संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहरी कक्ष है उसको हम संयोजक कक्ष कह रहे हैं और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट है हिंदी में। अब हम इसको इंग्लिश में स्टडी करते हैं। So as we know that according to Rutherford model of an atom should be highly unstable. How this stable existence of an atom is possible? So as we have studied that Rutherford model of an atom have some drawbacks, like revolution of electron in the circular orbit is not expected to be stable. So in order to overcome these objections raised by Rutherford's model, another scientist, that is Niels Bohr, put forward his model, which is known as Bohr's atomic model. Now let us see what is this Bohr's model of atom. So Niels Bohr postulated his model of an atom, and the two main features of his model is that inside the atom the electrons they revolve around nucleus only in certain special orbits which are known as discrete orbits or the shells, and they have different energy levels. The electrons do not radiate energy during their revolution as these energy revolves around a nucleus. It can only jump from one orbit to another either by gaining fixed amount of energy or by losing energy. Suppose this is a nucleus. These are the shells in which electrons revolve around the nucleus. So these are the 4 shells, K, L, third is the M, and fourth is the N. So these are the 4 shells. Now K is the first shell, and how to calculate the number of electrons? Formula given is 2n square. So if the value of n is 1, so that means maximum 2 electrons can be present in K shell. In case of L, as it is a second shell, so second means 2 into 2 square. This will give you 8. So maximum 8 electrons can be present in L shell. Similarly, we can calculate in M and N. Now the outermost orbit of an atom is known as valence orbit, and the electrons which are present in it are known as valence electrons. And the maximum number of electrons, as we have just calculated by using the formula 2n square, maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. Now let us study what are neutrons. So this subatomic particle neutron was discovered by a scientist Chadwick in 1932. Now neutron has no charge. Its mass is nearly same to that of the proton. These are represented by the letter N. It has been said that the neutrons are present in nucleus along with protons. Thus most of the mass of the atom is concentrated inside the nucleus because electrons mass is negligible.
Now let us study the question answers. First, state two main postulates of Niels Bohr of an atom. So as we have just seen the two postulates, first, inside the atom, the electrons, they revolve only in certain special orbits which are known as energy levels, and during their revolution, these energy shells around the nucleus, the electrons can jump from one orbit to another only by gaining or losing a fixed amount of energy. Now, how did the Bohr's model of an atom overcome the drawback of Rutherford's model of an atom? Now, according to Rutherford's model, then these electrons, as they are moving in a circular orbit, so they do not be expected to be stable, but it has been seen that these atoms, they are stable, and which has been proved by Niels Bohr that these electrons, they revolve in particular shells which are known as energy levels, and they do not radiate energy, rather they jump from one orbit to another either by losing or by gaining a fixed amount of energy. Now the third is draw a diagram of Bohr model showing four energy levels. So I have just drawn a diagram with four shells K, L, M and N. So you can see that and you can draw it yourself also. Fourth question, what are neutrons and where are they located? So neutrons, these are another subatomic particles and they have no charge and mass is nearly same as that of the protons. These are also present in nucleus along with protons. Now next question is, what is a valence orbit or shell and valence electrons? So valence orbit is that the outermost orbit of an atom is called as a valence orbit, and the electrons present in this orbit is known as valence electrons. Hope students, this worksheet must be clear to you. Just see the complete video, complete the question answers. If you haven't subscribed the channel, do subscribe it, and thank you for watching this video.